अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल मेडिको बाय हनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एंजाइम के एमसीक्यूज़। इसमें सारे पास्ट पेपर्स एंजाइम के एमसीक्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एमडी कैट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, ये एफएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एफएससी में भी ज़ाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ आते हैं। और अभी अगर हम पिछले साल के पेपर को उठाकर देखें एफएससी के, तो उसमें 40% जो थे वो एमसीक्यूज़ का रेशियो था। और अभी हम लोग का जो है वो एमडी कैट के हवाले से एमसीक्यूज़ है। पहला है एंजाइम और कंपोज्ड ऑफ। ये बात तो सबको पता है कि एंजाइम किस चीज़ से मिलके बने हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर नोन एज। कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है, जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है किस पे, स्मॉल पोर्शन पे, उसको क्या कहा जाता है। यानी कि एंजाइम का, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपसे एंजाइम के स्ट्रक्चर की, तो जैसे हमारे पास ये, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। इस स्मॉल पोर्शन तक जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, स्मॉल पोर्शन है, इधर तक जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, इस पोर्शन को कहा जाता है। तो अगर आपने हमारे लेक्चर सुने हुए होंगे, हमारे लेक्चर जो हैं वो सारे लिए हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। फिर लिखा है इन एंजाइमेटिक रिएक्शन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड। जो भी हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आपको एंजाइम की डायग्राम से समझाऊं, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम है और ये जो चीज़ है जो इधर आके अटैच होती है, इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? कोफैक्टर। ठीक है, विच इज़ द मेटल आयन यूज एज अ कोफैक्टर। अब ये जो 3 मेटल आयन है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा जो है पास पेपर्स में भी सवाल आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से देखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इट इज़ नोन एज। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बॉन्ड हो, कोवेलेंटली कौन सा होता है? जो टाइट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन को। इस जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम जो होता है उसके पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक नॉन प्रोटीन और एक प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर वो कोवेलेंटली अटैच हो। अब उस नॉन प्रोटीन पार्ट के भी 2 हिस्से होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक है ना, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं और जो इनऑर्गेनिक है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज नोन एज। ऐसे एंजाइम जो कि एक्टिवेट हो चुका है, क्या है उसके पास? पॉलीपेप्टाइड चेन है और कोफैक्टर है। पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि प्रोटीन पार्ट है, और कोफैक्टर है यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, उसको हम कहा जाता है उसको होलो एंजाइम। इसके लिए शर्त है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की। अब यही सेम काम क्या करते हैं? राइबोसोम्स भी यही सेम काम करते हैं कि वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, तो यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि सम ऑफ एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। वो इंटीग्रल पार्ट किसके होते हैं? राइबोसोम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम्स विच टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो किस प्रोटीन से बनते हैं? तो ये बात जो है ग्लोबुलर प्रोटीन से वो बनाए जाते हैं। ये बात आपको मैंने हर लेक्चर में तकरीबन एंजाइम के बताई है और ये आपको याद रखनी है। वो टर्शरी लेवल की प्रोटीन होती है जिससे एंजाइम को बनाया जाता है। ठीक है, फिर है एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। इसमें आपके इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन, अ लिटिल बिट स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन, बट एंजाइम जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपनी रिएक्शन के लिए, तो ये बात भी आपने अच्छे से जहन में बिठानी है। नेक्स्ट हमारे पास है, एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू। अब मैंने जो एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है कि एंजाइम
पे जो अफेक्ट होता है, ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें इस सबको मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन, इसको जो है मैंने अच्छे से आपको उधर डिफाइन किया हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मेड अप ऑफ। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, अब देखिए मैं थोड़ा सही से अगर आपको बताऊं ड्रॉ करके, तो ये अगर हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, और ये इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इसका सबस्ट्रेट है। अब ये वाली जो साइड है ना एंजाइम की, ये वाली, इसको कहा जाता है एक्टिव साइट। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये होता है जो बाइंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है कैटालिटिक पार्ट। एंजाइम की एक्टिव साइट के दो पार्ट होते हैं, एक बाइंडिंग और एक कैटालिटिक पार्ट होता है। फिर लिखा है हु प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था? एमिल फिशर ने। ये साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा कई बार एमसीक्यूज में आया हुआ है, पास पेपर्स में भी आया हुआ है, तो इसको भी अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की एक्टिव साइट इज, जो लॉक एंड की मॉडल था उसके मुताबिक एक्टिव साइट क्या थी? इसमें आपके पास ऑप्शंस में आ जाता है सॉफ्ट थी, ये उसकी साइड चेंज हो सकती थी, बट इसका जो ऑप्शन होगा वो रिगिड होगा, ठीक है। कैसी थी? स्ट्रॉन्ग थी, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर था उसका लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट का। फिर हमारे पास लिखा है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूस चेंज इन। अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें ना, तो उसमें अगर आपने मेरा लेक्चर लिया होगा तो ये आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा, बट अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे अगर आप वो लेक्चर जाकर लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल था, लॉक एंड की मॉडल में हमारे पास जो एंजाइम था, ठीक है, अगर मैं सही से एंजाइम बताऊँ, अगर हमारे पास एंजाइम जो था और ये उसका सबस्ट्रेट था, तो लॉक एंड की मॉडल में ना एंजाइम की जो ये वाली साइड थी ना वो रिजिड थी, ठीक है, हार्ड साइड थी, वो चेंज नहीं होता था। एंजाइम अपना शेप जो था वो चेंज नहीं करता, ठीक है। बट अगर हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करें तो उसके मुताबिक एंजाइम की जो शेप है ना वो चेंज हो सकती है, ठीक है। एंजाइम की चेंज हो सकती है शेप, कब? जब सबस्ट्रेट कंबाइन करें एंजाइम के साथ। फिर इसमें क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। क्या होगा? एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फिर है बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मोल एंड इंस इन द नंबर ऑफ एक्टिव। फिर हमारे पास है एट लो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल इज। अगर जो है सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन लो हो जाती है तो रेट टू द सबस्ट्रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने मेरी जो है ये वीडियो नहीं देखी है इफेक्ट वाली, जो कि मैंने एंजाइम पर ही बनाई हुई है, तो उसको जाके पहले देखिएगा, उससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर इज। ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, ठीक है। ये बात तो बहुत ही अच्छे से आपने ध्यान में रखनी है। फिर ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का पीएच ऑप्टिमम यानी कि सुटेबल पीएच जिस पे वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम करता है, उसको कहते हैं 1.4 पीएच होता है पेप्सिन का, ये भी अपने जहन में रखना है। फिर हमारे पास है इनहिबिटर कैन बी। इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर इरेगुलर भी हो सकता है और रिवर्सिबल। इनहिबिटर होता क्या है? जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों हो सकता है। अगर तो वो कॉम्पिटिटिव होगा ना तो वो रिवर्सिबल होगा, और अगर वो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा ना तो वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि स्ट्रक्चरल सिमिलर विद सबस्ट्रेट दैट मे बी सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट्स, यानी कि सबस्ट्रेट दैट मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट, उसको क्या कहा जाता है? जो स्ट्रक्चरली सेम हो। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया है, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल के बारे में बताया स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में, तो उसको जाके आप देखिएगा, उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर एंजाइम है और ये हमारे पास जो है ये इनहिबिटर है, ठीक है, और इसका जो असल सबस्ट्रेट है वो ये है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर इनहिबिटर सेम एज सबस्ट्रेट हो, स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल जो है वो सिमिलर हो सबस्ट्रेट से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
फिर हमारे पास है स्ट्रक्चर अमाइलेज द सबस्ट्रेटेड, ठीक है, वो स्ट्रक्चर अमाइलेज का स्ट्रक्चर अमाइलेज द सबस्ट्रेटेड, इसका आंसर हमारे पास होगा स्टार्च, इसको भी आपने ध्यान रखना है। फिर हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन इज अफेक्टेड बाय, अगर आपने फीडबैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी लाजमी देखिएगा। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, वही हमारा जो है वो स्टार्ट के प्रोडक्ट को जाकर उसको अफेक्ट करता है, उसको बढ़ने से रोकता है। फिर हमारे पास इन प्लांट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, प्लांट्स में एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो कहीं एक जगह नहीं होते प्लांट पे, ऑल द लिविंग सेल्स में होता है, जो जो लिविंग सेल्स हैं प्लांट के उधर होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट लिखा है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोटीन पार्ट को हम एपोएंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, लेकिन वो कोवेलेंटली अटैच नहीं होता, तो उसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड पार्ट, ठीक है, उसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड पार्ट। बट अगर वो कोवेलेंटली अटैच हो, नॉन प्रोटीन हो, तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। फिर हमारे पास नॉन प्रोटीन की दो टाइप है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होगी तो कोएंजाइम, और अगर इनऑर्गेनिक होगी तो कोफैक्टर। ये बात आपने याद रखनी है अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।